बड़े भाई नफे सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी महासचिव जी, लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात आप लोगों ने कर ही ली। आज का जो हमारा उद्देश्य था यहाँ आने का, बस ये उद्देश्य था कि 10 दिसंबर को हमारा जो मिशन है कहाँ पर है, कहाँ चलना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत। कब चलना है, 10 दिसंबर को। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूंगा कि देखो, जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, जो सो रहा है ना उसे जगा सकते हैं, लेकिन जिसने सोने का नाटक किया है उसे नहीं जगा सकते, कोई नहीं जगा सकता। अगर गुरु नानक आई हॉस्पिटल की बात करें तो तकरीबन यहाँ भी 500 लोगों का ऐसा स्टाफ होगा जो एनपीएस में आते होंगे। सर टोटल हमारा स्टाफ ही 350। उस 350 में से आधे से तो ज्यादा होंगे एनपीएस, 300 करीब है एनपीएस में, 300 के आसपास एनपीएस में। नेशनल पेंशन स्कीम, हमारे साथियों ने बताया ही दिया, नेशनल पेंशन स्कीम है कि भाई ये नेशनल प्रॉब्लम स्कीम है। जिस स्कीम से, और स्कीम तो पता ही है ना, स्कीम तो फर्जीवाड़े के लिए होती ही है। जिस स्कीम से 70 लाख परिवार पीड़ित हों तो वो पेंशन स्कीम थोड़ी बची है, वो प्रॉब्लम स्कीम ही है, नो पेंशन स्कीम। अगर 300 में से 200 लोग भी, 150 लोग भी अगर अपनी आवाज को, अपने हक की बात को उठाने के लिए कहीं एक जगह खड़े हो जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उनकी बात को नजरअंदाज करने कोई भी शक कभी नहीं कर सकती। लेकिन हमें वक्त नहीं है साहब, अपने बच्चों से वक्त नहीं है, अपनी ड्यूटी से वक्त नहीं है, 1 लाख रुपया सैलरी आ रही है, मजे से कट रहा है। लेकिन है ये हाथी के दांत, खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। एनपीएस बिल्कुल दिखाने का है, दिखता है आपके अकाउंट में। मैं सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं कि जब पीएफआरडीए बना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो 10 रुपए आपके कटते, आज के टाइम पे 14 रुपया सरकार ने डाल दिया, 24 रुपए हो गए। इसको अलग अलग 3 कंपनियों में लगा दिया जाता है, लगभग 8 रुपए मान लीजिए आप, LIC, UTI और SBI, ठीक है। सरकार ने ये बात कही थी कि उसका भी 85% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, एक तरह से, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसको हम बॉन्ड कह लेते हैं, इक्विटीज कह लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह लेते हैं। और 15% ओपन मार्केट में कही गई ये बात, यानी कि 15% फ्लक्चुएट कर सकता था और 85% बिल्कुल सेफ होना चाहिए था, सुरक्षित। लेकिन आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2019 में, जनवरी 2019 में ILFS एक कंपनी है, ILNFS, उसमें बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं, भारत सरकार भी उसमें अपना पैसा लगाती है। पीएफआरडीए ने खुद न्यूज दी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न्यूज दी कि 16,000 करोड़ रुपए उसके पेंशन फंड के उसके एक दिन में डूब गए। कितना? 16,000 करोड़। साहब आप समझ सकते हैं 16,000 करोड़ कितने जीरो हो गए, कोई बताएगा? करोड़ में 7 जीरो होते हैं, है ना? हाँ, 10 जीरो, मैडम ने एकदम ठीक कहा, करोड़ में 7 जीरो, 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। अब आप सिंपल सी बात समझिए, बड़ा छोटा सा लॉजिक। मान लीजिए जिस दिन आपका रिटायरमेंट है, 2033 में बड़ा रिटायरमेंट शुरू होने वाला है। 2033 में जो लोग 2004 में लगे, ज्यादा से ज्यादा 30 साल की नौकरी मिलेगी। जब 2034 में रिटायरमेंट होगा, उस समय मान लीजिए NSDL में 20 लाख करोड़ रुपए होंगे। आप समझिएगा बात को, 5 लाख लोग जब रिटायर होंगे तो 5 लाख लोगों का जो टोटल कॉर्पस होगा उसका 60% निकाला जाएगा। नियम यही है ना? नियम यही है। मान लीजिए 3 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए निकालने पड़ते हैं, उस समय कंपनियां क्या करेगी? आप सुनते हैं ना, बुल होते हैं मार्केट के, बुल, मंदड़िया, तेजड़िया, है ना, जिनके हाथों की ये मार्केट गुलाम है। एक दिन में शेयर मार्केट नीचे और सारा पैसा साफ। अब तक इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। जब भी होगा आपका 1 करोड़ रुपया उस दिन 25 लाख पे आके रुकेगा। जो अभी दिख रहा है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं 2008 बैच में लगा, 2008 में नौकरी में आया और अभी 4800 ग्रेड पे पर काम कर रहा हूँ।
मेरे एनपीएस अकाउंट में तकरीबन 25 लाख रुपया है, जिसमें से मोटा मोटा आधा मेरा है, आधा सरकार का है। 2040 में मेरा रिटायरमेंट है। सिंपल सी बात समझिएगा, 1,14,000 रुपये मेरी सैलरी है इस टाइम। लेकिन जब मैं 2040 में रिटायर होऊंगा, अभी कितना चल रहा है 2021, जब मैं 2040 में रिटायर होऊंगा उस समय मैक्सिमम पेंशन मुझे 26,000 की बनेगी, मैक्सिमम 26,000 की। अगर मैं 2040 तक नौकरी करता हूं और ग्रेड पे 5400 से ऊपर होगा उस समय हमारा, 20 साल है तकरीबन अभी। 26,000, आज आप 26,000 की वैल्यू समझ सकते हैं क्या है। उस समय 26,000 से ज्यादा चाहिए होंगे केवल एक आदमी के परिवार को दूध के खर्चे के लिए। अभी भी तकरीबन 5,000 रुपए दूध पे खर्च हो रहे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। 2040 में केवल दूध के लिए आपको 26,000 रुपए चाहिए होंगे। बिना पैसा आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। नौकरी में इसीलिए आते ताकि हमारी लाइफ थोड़ा ठीक सेटल हो सके। तो आप समझ लीजिए कि उस समय हालात क्या होंगे, और अगर वो पैसा भी डूब गया तो क्या होगा, है ना। अगर वो भी डूब गया तो क्या होगा आप सोच लीजिए। अभी मेरे अखिल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, 20,000 करोड़ रुपए, केवल 20,000 करोड़ रुपए पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई थी, जिन्होंने कहा था कि काला धन ले आएंगे बाहर से। केवल 20,000 करोड़ रुपए, पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा मचा था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। ठीक है, मैं उन पर आक्षेप नहीं कर रहा, कोई आलोचना नहीं कर रहा, ना किसी मुद्दे पे जा रहा हूं। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वो 20,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम थी कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार बदल गई। लेकिन हमारा 6 लाख करोड़ रुपया फंसा पड़ा है, हम सो रहे हैं। क्यों साहब? रिटायरमेंट होने तक पता नहीं कितना जाएगा ये। हर महीने 7, 8, 10 हजार रुपये आपका कट ही रहा है। छोटी सी तो डिमांड है हमारी सरकार से, हमारा पैसा जो आप काट रहे हो उस पर सारी सिक्योरिटीज दे दो, बिल्कुल जैसे जीपीएफ होता था, खत्म बात। आप डाल रहे हो, डालो या ना डालो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें लास्ट बेसिक का आधा और डीए के बराबर रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी दे दो बस। आप उसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहना चाहो, ओल्ड कह लो। आप उसको नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम कहना चाहो, वो कह लो, है ना। आप उसको जेटली पेंशन स्कीम कहना चाहो, वो कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। आप लोगों से एक वादा लेना है मुझे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई ने भी फैमिली पेंशन वाली बात आपको बता दी। 17 साल बीत गए, अभी कोई कर्मचारी मर जाता तो उसका पैसा हड़प लेती थी सरकार पेंशन देने के नाम पे, फैमिली पेंशन देने के नाम पे। अब सोचो, हम फिर भी खामोश बैठे रहे पूरे कोविड में। हालांकि दौड़ दौड़ करके एड़ियां हम लोगों की घिस गई, कभी वित्त मंत्रालय, कभी डीओपीपीडब्ल्यू, कभी डीओपीटी, कभी पेंशन रिफॉर्म सेक्शन, है ना। हमारे साथियों को ज्यादातर पता भी नहीं कि मिला कैसे। वैसे मेरे लिए तो ये शर्मनाक बात है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, तो कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई लड़ रहा है। और पिकनिक मनाने ही सही 10 दिसंबर को केवल 2 घंटे के लिए, पूरा दिन भी नहीं मांग रहे आपसे। क्यों? क्योंकि हम सब की लड़ाई, आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आज पेंशन का निजीकरण हो चुका है, कल आप सबका हो जाएगा, सारा आउटसोर्सिंग हो जाएगी, नौकरी नहीं बचेगी। और भारत कल्याणकारी राज्य है भारत कल्याणकारी राज्य, सबकी पेंशन की चिंता है, दिख रहा है। क्योंकि विधवा पेंशन, अटल पेंशन, है ना, दिव्यांग पेंशन दिख रहा है, बहुत सारी पेंशन दे रही है। लेकिन उस पेंशन से जरा बताओ कि कुछ गुजारा होता है क्या? 2,000 रुपए का पीएम किसान पेंशन मिल रही है लोगों को 2 महीने के बाद 2,000 रुपए, क्या उस 2,000 रुपए से उसका खर्चा चल रहा है क्या? ये सब मतलब एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया है। और बौद्धिक जो वर्ग है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। हमारा जब इतना बड़ा अमाउंट कट रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को सही जगह पे लगाया जाए, ना कि स्कैम कहीं उसका हो सके। हमारी बस आपसे केवल एक अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, ये हम सबकी मुहिम है। बहुत लोग सोचते हैं ना टीचर्स के पास बड़ी छुट्टियां होती है, तो आपको बता दूं केवल 8 CL मिलती है हमें, मन नहीं पता, केवल 8 CL। 10 CL भी 2 साल से मिलना स्टार्ट हुई है, अभी नहीं मिलती। और आपको और बता दूं, हम कहीं भी जाते हैं, लोग जगाने जाए, मिलने जाए, अपने आंदोलन के लिए बात करने जाए,
तो एक साल में हमने 54 दिन का विदाउट पे लिया है, 54 दिन का। कई बार लोग कह देते हैं ना, अरे मास्टर है इनके पास तो टाइम ही टाइम है। उनको ये लगता है। मेरी 3 साल की एक बेटी है जो आंदोलन के दौरान पैदा हुई है ना, और 7.5 साल का मेरा बेटा है, और 7 साल से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, वो सुबह 7:30 बजे जाती है और वो 1 बजे के बाद आती है। 12:30 बजे से मेरी ड्यूटी होती है, 6:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। आधे पौन घंटे हम बच्चों को बिल्कुल घर में अकेला छोड़ते हैं और उसमें भी आंदोलन चलाते हैं। तो ये सोचना कि टीचर के पास बहुत टाइम होगा, ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में इल्यूजन मत क्रिएट कीजिए। लड़ाई इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये पवित्र लड़ाई है, और 70 लाख, हमें तो 70 लाख लोगों की दुआ चाहिए और कुछ थोड़ी चाहिए। अगर हम कुछ करा लेंगे तो 70 लाख लोगों की दुआ मिलेगी ना, हमें वही चाहिए। लेकिन उस दुआ के लिए ये जरूरी है कि वो जंग जीती जाए, तभी मिलेगी दुआ, और जीती तभी जाएगी जब आप चलेंगे साथ में। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ उपद्रव नहीं करना, बस चल करके बैठना है 2 घंटे के लिए। मान लीजिए अपने बच्चों को लेकर के चलिए, उस दिन पिकनिक मना लेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने। अब आपसे वादा चाहिए मुझे, कितने लोग चलने के लिए अच्छा तैयार है? हाथ उठा के बता दें। अरविंद जी फोटो खींचिए, गारंटी के तौर पे फोटो खींचिए। करो भाई, मैं खींचता हूं। भाई फोटो फिर भी बनता है ना। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये वादे का फोटो हमें याद रहेगा कि हाँ इतने लोगों ने वादा किया था। दोनों उठा ले तो और अच्छा लगेगा। फिर डबल हो जाएंगे, एक ही बंदे दो। बहुत शानदार। एक और आपसे गुजारिश है, क्या आप अकेले अकेले चलोगे क्या? बस एक वादा आपसे दिए जफे साहब, सबकी गारंटी आप दे सकते हैं। तो बताइए, गुरु नानक आई हॉस्पिटल से 10 दिसंबर को हम लोग कितने लोग? वादा चाहिए साहब, क्योंकि दिल्ली फिर मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी होता रहे, सरकार के इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल्ली का अगर आदमी, दिल्ली में कुछ भी होता है ना, दिल्ली में सुई भी गिरती है ना, तो केरल तक आवाज पहुंच जाती है उससे। हम वो खुशनसीब हैं कि हमें दिल्ली में काम करने का मौका मिलता है। हम जब किसी के अधिकारों के, किसी के शोषण के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान तक बात जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको ले चलेगा, पटेल जी से बोलेगा। 150 लोग पहुंचेंगे, 150 पहुंचेंगे। मुट्ठी दिखा दीजिए मुझे, 150 लोगों के पहुंचेंगे। बस यही आपसे गुजारिश है। सारी बातें हमारे विद्वान साथी, क्रांतिकारी साथी कर चुके हैं। और एक चीज आपको भी मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं दरअसल इन सब में कोई भगत सिंह है, कोई रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लोग आंदोलन करते कहते हैं ना, उनको कहते अच्छा नेता है, फूल माला पहना। हम लोग तो फूल माला भी नहीं पहनते थे। आज अरविंद जी की विशेष ख्वाहिश थी कि भाई बसंत पूरन जी आ रहे हैं और JPCH के टीकम यादव जी आ रहे हैं, तो साइकिल यात्रा निकालते इनका स्वागत सम्मान हो जाए। नहीं, कभी हम लोगों ने फूल माला दिल्ली में कभी कल्चर ही नहीं रखा। हम लोग ये मानते हैं कि जो आज यहाँ बैठे हैं, इनके दिलों में, इनके आत्मा में, इनके हृदय में एक सच्चा क्रांतिकारी बैठा है जो उस चीज का बीड़ा उठा सकता है जिसके खिलाफ शोषण हो रहा है। इसी उम्मीद और विश्वास के, गुजारिश के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि हम सब मिलेंगे 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दफ्तर पर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और 3 दिसंबर के लिए जो हमारा ट्विटर कैंपेन है, कुछ नहीं करना है। ट्विटर चलाते हैं आप लोग? सभी लोग चलाते हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं चलाते वो बता दें। आज ही ट्विटर डाउनलोड करेंगे, ट्विटर आज ही डाउनलोड करेंगे, है ना। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ट्विटर पर जब भी कोई मुद्दा टॉप ट्रेंड करता है तो गृह मंत्रालय में एक फाइल बनती है कि आज इस मुद्दे को हिंदुस्तान के लोगों ने तवज्जो दी। अभी क्या है ना, फलाना रॉक्स, धमकाना रॉक्स, कैटरीना कैफ का बर्थडे, ये जब सब ज्यादा चलता है तो उसकी कोई रिपोर्टिंग की सरकार को जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई संवेदनशील मुद्दा किसी विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ, जब वो टॉप ट्रेंड करता है तो गृह मंत्रालय बाकायदा उसकी फाइल बनवाता है। वो रिपोर्ट जाती है, PMO तक जाती है, वो प्रधानमंत्री तक उसकी रिपोर्ट जाती है। और हम चाहते हैं कि 3 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन हो जिसमें आपके अधिकारों, क्योंकि मानवाधिकार दिवस है, उस दिन आपका राइट क्या है सर? माई राइट OPS हैश माई राइट OPS। इस चीज को हम लोग टॉप ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है अगर यहाँ से
50 लोगों ने भी 100 हम आपको मैसेज टाइप किए हुए दे देंगे, आपको केवल कट कॉपी और पेस्ट करना। अगर 50 मैसेज भी आपने टाइप कर दिए अपने ट्विटर पे, तो आप यकीन मानिए उस दिन आपके मुद्दे को गृह मंत्रालय नोटिस करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।